नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में पिछली क्लास में हमने देखा था बिहार में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो जन आंदोलन हुए थे, विद्रोह हुए थे, वो हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने 5 विद्रोहों को देखा था। आज हम बचे हुए जितने भी 8 हैं उन सब के बारे में देखेंगे। यानी कि हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि लगभग 13 आंदोलन यहाँ पर हुए। 13 में से हमने 5 की बात कर लिए हैं। यहाँ पर हम 8 विद्रोहों की चर्चा करेंगे। 8 में सबसे पहला यहाँ पर क्या है, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे ही डिटेलिंग में एक एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो वहाँ पर छोड़ा हूँगा, पूरे ही डिटेलिंग में वहाँ पर मैंने करवाया है, तो रिपीटेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। संथाल विद्रोह को आप उस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी जो 7 बचे हुए हैं, यानी कि सरदारी आंदोलन की बात करेंगे। सरदारी आंदोलन की बात करें तो ये जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था जो 1859 से 81 के बीच चलाया गया था। उसके बाद दूसरा आंदोलन देखेंगे यहाँ पर खरवार आंदोलन, जिसका नेतृत्व भागीरथी माझी के द्वारा किया गया था, जिसका प्रभाव क्षेत्र देखें तो जो संथाल परगना था, संथाल परगना ही इसका प्रभाव क्षेत्र बना रहा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसका क्षेत्र देखें तो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, है ना, और नेतृत्व करता कौन था यहाँ पर, बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाना भगत आंदोलन, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसको भी देखेंगे, जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नोनिया विद्रोह, फिर वहाबी आंदोलन और लोटा विद्रोह। ये 7 चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आप साथ में लिखते हुए चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सरदारी आंदोलन की, है ना। पहली बात करते हैं सरदारी आंदोलन की। सरदारी आंदोलन की बात करें तो जो 1850 ईस्वी का समय काल था, है ना, 1850 ईस्वी काल का समय काल, इस समय काल पर देखें तो अंग्रेज बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों पर फैले हुए थे, है ना। तो 1850 ईस्वी तक और उसके बाद तक इस क्षेत्र में देखें तो अनेक आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म यहाँ पर अपना लिया गया था। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि अंग्रेज यहाँ पर आते ही क्या किए, ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिए थे, और जनजातियों में क्या होता था कि एक दूसरे में झड़प भी होती रहती थी। तो इसके परिणाम स्वरूप और साथ ही अंग्रेजों के द्वारा इन्हें लोभ भी दिया जाता था, परिणामतः यहाँ पर अनेक आदिवासियों के द्वारा ईसाई धर्म अपना लिया गया था। तो यहाँ पर देखें तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा ईसाई धर्म अपना लेने से भूमि की समस्या, है ना, भूमि की समस्या और भी बेहतर हो गई। ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध जनजातीय सुधारवादी आंदोलन यहाँ पर चलाए गए, और इन्हीं सुधारवादी आंदोलनों में से एक सरदारी आंदोलन भी था, जिसका समय काल देखें तो 1859 से लेकर 1881 के मध्य चला। इसका उल्लेख देखें तो इसका उल्लेख एक पुस्तक है, द मुंडाज, लिख लीजिएगा पुस्तक का नाम, द मुंडाज। लेखक का भी नाम लिख लीजिए, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम क्या है, द मुंडाज। लेखक कौन है, एक्सी राय। लेखक कौन है, एक्सी राय, ठीक है। तो ये जो यहां पर हम बात करें सरदारी आंदोलन की, तो इसका उल्लेख एक्सी राय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज में किया है, ठीक है, द मुंडाज में किया है। यहां पर बात क्या हो रही है कि जनजातीय सुधारवादी आंदोलन के तहत किया गया था, लेकिन वास्तव में देखें तो वास्तव में यह भूमि के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यहां से जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा जो जनजातियों में कराई जाती थी उस बेगारी प्रथा को समाप्त करना, और साथ ही भूमि पर लगाए गए जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध थे उन सभी का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो सरदारी आंदोलन, जब भी जनजातीय सुधारवादी आंदोलन आए उसमें भी इसका नाम
लेना है ना। और साथ ही यहाँ पर देखिए तो जो भी भूमि के लिए लड़ाई आए उसमें भी इसको यहाँ पर सम्मिलित करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए थे उन सभी प्रतिबंधों का यहाँ पर विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सामान्यतः देखें तो ये जो आंदोलन था ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं और कुछ बड़े हैं। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन बहुत बड़ा है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए तो खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन की बात करें तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथी माझी। तो खरवार आंदोलन की बात करें तो नेतृत्व भागीरथी माझी के द्वारा किया गया। और इसका भी उद्देश्य देखें, खरवार आंदोलन का भी उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या था? जो प्राचीन मूल्य था, है ना, जो यहाँ के प्राचीन मूल्य था और जो भी जनजाति परंपरा थी उन सबको पुनः स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर उद्देश्यों से यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न, तो लिख लीजिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र देखिए तो प्रभाव क्षेत्र क्या था? संथाल परगना, है ना, संथाल परगना इसका प्रभाव क्षेत्र था मुख्य रूप से। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसलिए मदिरा, है ना, मदिरा आदि का इसमें विरोध किया गया है। ये जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन में जिन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया, ये भी 3 शब्द है, 3 शब्द लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये जो आंदोलन हुआ खरवार आंदोलन, है ना, तो इसमें जिन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया वो सफाहोर कहलाए। क्या कहलाए? सफाहोर। शब्दों को लिखते हुए चलिए, नीचे लिखता हूं ज्यादा समझ में आएगा। सफाहोर ये क्या थे? इस आंदोलन में अपना पूर्ण समर्थन दिया, है ना। जो इस आंदोलन के प्रति उदासीन लोग थे, है ना, जो इस आंदोलन के प्रति उदासीन लोग थे उन्हें बाबजिया कहा गया। बाबजिया, बाबजिया ये क्या थे? उदासीन लोग थे। और बेमन पूजक जो थे उन्हें यहां पर मेल बरागर कहा गया। मेल बरागर, ठीक है। तो 3 प्रकार के शब्द लिखिएगा, पूर्ण समर्थन वाले, उसके बाद यहां पर उदासीन, और यहां पर देखा जाए तो जिन्होंने बेमन पूजक, है ना, जो बिना मन से पूजा अर्चना करते थे उन्हें मेल बरागर कहा गया। ठीक है, 3 शब्द यहां पर लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा अगला, बिरसा मुंडा आंदोलन। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट मैं बताते चलूँ साथ में लिखते हुए चलिएगा। किसकी बात कर रहे हैं अभी? बिरसा मुंडा आंदोलन। क्षेत्र देखें तो छोटा नागपुर क्षेत्र था और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन की बात करें तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो था ये बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और सबसे व्यापक माना जाता रहा है। इस आंदोलन के नायक देखें तो इस आंदोलन के जो नायक थे, नेतृत्वकर्ता थे, बिरसा मुंडा थे, जिनको भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति की बात करें तो जो मुंडा जनजाति थी ये भी अन्य जनजातियों की तरह ही कृषि पर निर्भर थी। कृषि के साथ साथ वनों पर निर्भर थी और कृषि और वनों पर निर्भर होते हुए अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को सहेज कर रख रही थी। ये जो जनजाति थी ये छोटा नागपुर के क्षेत्र के प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इनके लोग जो थे, यानी कि जो मुंडा लोग थे, मुंडा लोग कभी भी किसी विवादों के रूप में सुर्खियों में नहीं रहे थे। ये अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत करने वाले लोग थे और ठीक है, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले ये जो मुंडा लोग थे, इन्होंने भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार जो हो रही थी
उससे बगावत पर उतर चले, क्योंकि ये शांति प्रिय लोग थे, कभी भी लड़ाई झगड़े में इनका नाम आता ही नहीं था। ठीक है, कहीं से युद्ध हो ऐसा नाम नहीं आता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इनका उत्पीड़न किया गया, अंग्रेजी लूटमार यहां पर की गई, इन सब से ये भी बगावत पर उतर पड़े। इनका जो विद्रोह था, इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण था इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की जो परछाई पड़ रही थी। अन्य संस्कृतियों की बात करें तो एक तो यहाँ पर अंग्रेज थे और साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर हिंदू धर्म भी मानने लगे थे। तो यहाँ पर देखें तो इनकी जो संस्कृति थी उस पर अन्य संस्कृतियों की परछाई पड़ रही थी। ये भी इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण के रूप में था। इनके बीच में कुछ आपसी मतभेद भी थे, है ना। तो आपसी मतभेद भी थे जो हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं। मुंडा लोगों में भी ऐसी आपसी मतभेद देखने को मिली थी। इनका जो मेल जोल है, मेल जोल हिंदुओं से भी था और इसी कारण से कुछ मुंडा जो लोग थे, है ना, कुछ मुंडा जनजाति के लोग थे, वो हिंदू परंपराओं का भी अनुसरण करने लगे थे। और साथ ही हमने क्या बात किया कि यहाँ पर ईसाइयों के द्वारा धर्म परिवर्तित भी करवाया जाने लगा था। ठीक है, तो मतभेदों के कारण कुछ लोग हिंदू परंपराओं का अनुसरण करने लगे थे और कुछ लोग ईसाई मिशनरियों की ओर भी चले गए। जैसा कि हम बात करें जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण, है ना, जमींदारों का शोषण और राजाओं का शोषण चक्र यहाँ पर चल रहा था। तो ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए। इनकी जमीन को यहाँ पर हड़पा जाने लगा, है ना, जमीन हड़पा जाने लगा और इन पर करों का जो बोझ था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फलतः जब कर का बोझ बढ़ेगा तो उससे बचने हेतु ये ऋण लेंगे और ऋण का ब्याज दर इतना ज्यादा था कि ये इनके ऋण के जाल में फंस गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कर का बोझ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। परिणामतः ऋण के जाल में ऋण का जो जाल था वो भी इनको अपने शिकंजे में जकड़ रहा था, है ना। ये भी ऋण की जाल में फंसते जा रहे थे। इसके बाद बात करें यहाँ पर न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था यहाँ पर देखें तो बस नाम मात्र के लिए ही रह गई थी, है ना। ये न्याय के लिए जब भी जाते थे इनका कोई सपोर्ट नहीं किया जाता था, कोई भी बातें नहीं सुनी जा रही थी। सबसे बड़ा झटका ये जो मुंडा लोग थे, मुंडा जनजाति के लोग थे, इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आवश्यकता में न तो हिंदू मित्रों ने इनकी सहायता की और ना ही जो ईसाई मिशनरी थी उन्होंने इनकी कोई सहायता की, जिनके कहने पर ये लोग पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे। तो जब ये ऋण की जाल में फंसने लगे थे, ऐसी स्थिति में ना तो हिंदुओं ने इनकी सहायता की और ना ही ईसाई मिशनरियों ने इनकी सहायता की। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जो मुंडा लोग थे वो ऐसी स्थिति में हतोत्साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, है ना, इनका मानना था कि अब हमारा जो अस्तित्व यहाँ पर समाप्त होने वाला है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में एक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर सामने आया, जिसका नाम क्या था, बिरसा मुंडा। जब मुंडा लोग ऐसी स्थिति में हतोत्साहित हो रहे थे, अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंता कर रहे थे कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है और हमारा अस्तित्व अब समाप्त होने वाला है, ऐसी स्थिति में एक मुंडा जनजाति से नौजवान निकलकर सामने आता है जिसका नाम बिरसा मुंडा है ना। बिरसा मुंडा का कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा से, है ना, ईश्वर से शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आजाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया हूं, ऐसा बिरसा मुंडा का कहना था। ठीक है, इसके साथ साथ बिरसा मुंडा की जो बोलने की शैली थी, है ना, बोलने की जो शैली थी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करनी थी, है ना, आकर्षित कर लेती थी। यानी कि ये जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा के वाणी में एक प्रकार का ओज था और इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्द ही कुछ मुंडा युवक इनसे प्रभावित हो उठे और प्रभावित होकर इनसे जुड़ गए। उसने
धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जागृत की। इसी कारण से वह छोटा नागपुर क्षेत्र में, है ना, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसमें देवदूत की तरह माना जाने लगा था। उसके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। साथ ही वह सभाओं का आयोजित करने लगा और आयोजित करते ही, है ना, सभाओं का आयोजित कर लोगों को कुरीतियों से दूर रहने के लिए तथा जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बातें भी इनके द्वारा कही जाने लगी। ठीक है, यहां पर देखें तो इसके साथ ही अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान कराने की भी बात कहा करते थे। मतलब इनका बोलना था कि आप लोग संगठित हो जाएं, तो संगठित हो जाएं, उसमें जितनी शक्ति है अंग्रेज इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसके मित्र मंडल की बात करें तो इसके जो मित्र मंडल थे उन्होंने शीघ्र ही उसे लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक, डेट लिखते हुए चलिए, सन 1895 तक क्या किया कि लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। अब यह, है ना, यह बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। अब तक का सबसे बड़ा एकजुट किया हुआ दल था। यहां पर देखें तो बिरसा को भगवान का अवतार माना जाने लगा था। भले ही यह मिथक था, है ना, भले ही यह मिथक था, गलत बात थी, लेकिन फिर भी लोग बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार मानने लगे थे। उन्होंने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराए और मुंडा जनजाति को एक नए ओज से भर दिया। यहाँ पर जितने भी लोग थे, है ना, जितने भी लोग थे, यहाँ पर क्या हुआ, मुंडा लोग एकत्रित हुए। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मुख्य रूप से 3 उद्देश्य पारित किए गए। ठीक है, 3 उद्देश्य पारित किए गए। 3 उद्देश्य क्या था? पहला था अंग्रेज सरकार की पूरी तरह से दमन कर देना, है ना। पहला उद्देश्य क्या लिया गया कि अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से यहां पर समाप्त कर देना है, पूरी तरह से दमन कर देना है। दूसरा उद्देश्य यहां पर दिया गया छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को भगा देना, यानी कि बाहरी लोग जो आकर यहां पर बसे हुए, चाहे छोटा नागपुर का क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, यहां से बाहरी लोगों को, दिकुओं को भगा देना। और तीसरा देखें तो स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। 3 उद्देश्य यहां पर पारित किए गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की बात करते हैं। बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर ये जो 3 उद्देश्य है, 3 उद्देश्यों को अगर प्राप्त करना है तो हिंसा भी अगर धारण करना पड़े तो हिंसा भी हमें धारण करना है। उन्होंने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर जितने भी साहूकार थे, जमींदार थे, मिशनरी थे, साथ ही साथ जो दिकू थे, इन सब पर हमला कर दिया। और ये जो हमला हुआ, ये हमला इतना जोरदार था, है ना, इतना जोरदार था कि सब हिल के रह गए, है ना, सब इससे अचंभित रह गए। लेकिन शासन व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया जितना इन्होंने इसके बारे में सोच रखा था। ठीक है, यहां पर देखें तो क्या किया गया, बिरसा मुंडा को रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया और वह फिर से अपने दल में आके मिल गए। इस बार देखें, पहले तो ये क्या हुआ, गिरफ्तार होकर चले गए, लेकिन इस बार देखें तो इस बार क्या हुआ, बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली भांति सुदृढ़ रूप दिया और 25 दिसंबर 1897, डेट लिख लीजिएगा, 25 दिसंबर 1897, डेट क्या है, 25 दिसंबर 1897 को। और 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस का दिन होता है। ठीक है, क्रिसमस का दिन होता है। तो 25 दिसंबर 1897 को जब क्रिसमस का दिन था, तब ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे, है ना, जश्न मनाने वाले थे। और यही दिन हमले के लिए चुना गया। ठीक है, कब का, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन को। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया।
निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर से हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे जितने भी ईसाई थे, है ना, जितने भी ईसाई थे, ठीक है, उन सभी ईसाइयों को मार डाला और साथ ही साथ उन मुंडों को भी मार दिया जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखे थे। तो ईसाइयों को भी मारा और वैसे मुंडाओं को भी मारा जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुई। पुलिसों को भी यहाँ पर बड़े स्तर पर मारा गया। चारों ओर इस नरसंहार से त्राही त्राही मच गई, है ना। जब ये नरसंहार होने लगा तब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया, इस विद्रोह का दमन किया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी, है ना, बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए ही कुछ असाध्य बीमारी हो गई थी, है ना, असाध्य बीमारी हो गई थी जिसका अच्छे से उपचार नहीं किया गया और उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की जेल में ही मृत्यु हो गई। वही कंपनी के लिए ये जो विद्रोह था, इतने व्यापक स्तर पर जो विद्रोह हुआ था, यह एक सबक सरीख के रूप में साबित हुआ, सबक के रूप में साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, मुंडारी व्यवस्था या फिर इसी को हम खुटकारी व्यवस्था कहते हैं, ये यहाँ पर लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों को दिलों से प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त किया गया, क्योंकि आदिवासियों के दिल में प्रशासन के प्रति घृणा थी। इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और सन 1908 ईस्वी में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जहां खुट्टी को क्या किया गया, सन 1905 ईस्वी में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने का एक प्रयास था। बिरसा आंदोलन की बात करें तो यह सही मायने में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ ही इन्हें रूढ़ियों, अंधविश्वासों से दूर रहने की भी प्रेरणा दी थी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में ही लोगों को जागृत कर दिया और आज भी उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या, बिरसा मुंडा आंदोलन। क्लियर है इतनी सारी बातें। चलिए अब बात करते हैं टाना भगत, और टाना भगत से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए टाना भगत आंदोलन की बात करें तो टाना भगत आंदोलन, इसमें टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, हम इसकी बात करते हैं। टाना भगत की बात करें तो यह आंदोलन जो था, ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो था, बिरसा मुंडा आंदोलन से ही जन्मा था और यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आगे आए थे। यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन सन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। कब? 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। टाना भगत की बात करें तो टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो उरांव जनजाति है ना, टाना भगत की बात करें तो यहाँ पर जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति की एक शाखा है। ध्यान में रखिएगा, टाना भगत आंदोलन में टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति की ही एक शाखा है जिन्होंने कुड़ुख धर्म को अपनाया था। ठीक है, कुड़ुख धर्म को अपनाया था। इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और इनसे अधिकांशतः श्रम वाले काम करवाए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक भवन, सड़क, इन सभी के निर्माण कार्यों के लिए ये लोग क्या करते थे, ईंट,
पत्थर, है ना, ईंट पत्थर ढोते रहते थे और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिलता था, नाम के बराबर, यानी कि बेगारी के जैसा हम समझ सकते हैं। एक प्रकार से यहाँ देखें तो इनको खच्चरों की भांति, गधों की भांति प्रयोग में लाया जाता था। इस आंदोलन के नायक थे कौन? जतरा भगत। इस आंदोलन के नायक कौन थे? जतरा भगत। तो जतरा भगत नामक नौजवान को इस आंदोलन के रूप में देखा गया, है ना, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन है? जतरा भगत। और जतरा भगत की बात करें तो जतरा भगत जो था वो अलौकिक सिद्धियों में रत रहता था। अलौकिक सिद्धियों में, यानी कि जो जादू टोना है, जादू टोना में हमेशा रत रहता था। जनुश्रुति है, जनुश्रुति के आधार पर इसी जतरा भगत को धर्मेश नामक उराव देवता ने दर्शन दिए थे और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। किसके अनुसार? जनश्रुति के आधार पर, यानी कि लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है, कि क्या उराव देवता जो थे, धर्मेश नामक उराव देवता जो थे, उन्होंने जतरा भगत को दर्शन दिए और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। जब यह आज्ञा मिला तो जतरा भगत ने धर्मेश देवता का जब आदेश पाया तो आदेश पाकर जो भूत प्रेत की साधना में वो हमेशा लगा रहता था, भूत प्रेत की साधना का कार्य छोड़ दिया और छोड़कर यहाँ पर वो क्या हो गया? निर्मिष हो गया, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया। उसने लोगों को भी अंधविश्वास में आस्था रखने से मना किया और आचरण में सात्विकता लाने के लिए कहा, है ना, बोला कि सात्विकता लाए आचरण में, और जो ये अंधविश्वास है, भूत प्रेतों वाली बातें हैं, इन बातों से दूर रहे। साथ ही साथ उसने जो यहाँ पर बेगार के रूप में खटाया जा रहा था, इन लोगों को कम मजदूरी पर काम करवाया जा रहा था, तो ऐसे काम करने वालों को भी इन्होंने बोला कि ऐसे काम आप लोग ना करें, ठीक है। लोगों ने जल्दी ही मतलब देखा जाए, ये जो जतरा भगत थे, जतरा भगत लोगों में जल्दी ही बहुत ही लोकप्रिय हो गया और लोग उसकी प्रत्येक बातों को आत्मसात करने लगे, मानने लगे। जब ऐसी सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हुई कि सभी लोग उसकी बातों को मानने लगे, तो इससे क्या हुआ? अंग्रेज यहाँ पर भयभीत हो गए, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर घबरा गए और उन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया तो इससे जो उराव लोग थे, उराव लोगों में रोष फैल गया। अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करने में जुट गया और परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क उठी और एक सामाजिक जन जागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से, है ना, अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन सामाजिक चेतना जगाने में सफल रहा। जो यहाँ पर बेगारी खटाई जा रही थी, ऐसे जो लोग इसमें खटते थे, उनका जो चेतना था, इनके चेतना को भी जागृत करने में ये सफल रहा। इस प्रकार देखें तो इस प्रकार अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोहों ने कुछ हद तक बिहार के जितने भी दबे कुचले लोग थे, उनको उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में आक्रामकता, बर्बरता, आक्रोश, है ना, संगठन, नीतिगत कारण जैसे वे सभी तत्व मौजूद थे जो विद्रोह को जन्म देते थे। क्लियर है इतनी बातें? टाना भगत आंदोलन समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह की बात करें तो नोनिया विद्रोह बड़ा टॉपिक नहीं है। नोनिया विद्रोह की बात करें तो ये जो विद्रोह है 1770 से 1800 के बीच में हुआ था, है ना, और मुख्यतः कहाँ? जितने भी सोरा उत्पादक क्षेत्र थे उन सभी सोरा उत्पादक क्षेत्रों में हुआ था। तो नोनिया विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था? 1770 से 1800 के बीच हुआ था और मुख्यतः किन क्षेत्रों में? जो क्षेत्र सोरा उत्पादक के रूप में थे। उस समय काल पर देखें तो बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और सोरा उत्पादक क्षेत्रों में हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया ये जिले थे। इन क्षेत्रों में क्या था? बड़े स्तर पर सोरा उत्पादन हो रहा था। इसी काल में देखें तो बिहार में सोरा का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था, मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित था। सोरा का उत्पादन अगर देखिए तो किस लिए किया जाता था? मैंने पहले क्लास में ही बताया है, बारूद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
सोरा उत्पादन करने का जो कार्य था मुख्य रूप से जो नोनिया जनजाति थी, है ना, नोनिया जनजाति थी, नोनिया जाति के द्वारा ये मुख्य रूप से सोरा उत्पादन का कार्य किया जाता था। ब्रिटिश कंपनी और नोनिया के बीच, है ना, एक तरफ कौन थी, ब्रिटिश कंपनी, एक तरफ कौन थे, नोनिया जाति। तो इन दोनों के बीच में जो असामी थे, असामी मध्यस्थ का कार्य किया करते थे, जो नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर, है ना, कच्चा सोरा लेकर कारखानों को देते थे। असामियों की बात करें तो असामियों को ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा सोने का 1/4 रकम अग्रिम के रूप में मिल जाता था, है ना, अग्रिम के रूप में मिल जाता था। यहां पर सोरे में भी अलग अलग प्रकार थी। तो इसमें जो कलमी सोरा था, कलमी सोरा के लिए 1 मन के लिए 2 से 4 रुपए दिया जाता था, जबकि जो कच्चा सोरा था, कच्चा सोरे के लिए 1 मन के लिए 1 से 4 आना यहां पर दिया जाता था। ठीक है, यहां पर दिया जाता था। किसको? कंपनी देती थी असामी लोगों को, जबकि ये जो असामी लोग हैं वो नोनिया लोगों को कितना देते थे? 5 आना, 12 आना या 14 आना ही प्रतिमन देते थे। तो ले रहे हैं 2 रुपए 4 रुपए कंपनी से, लेकिन दे रहे हैं 5 आना, 12 आना, 14 आना। जबकि यहां पर देखें तो जो अन्य व्यापारी थे जो कंपनी से संबंधित नहीं थे, है ना, अन्य व्यापारी थे जो कंपनी से संबंधित नहीं थे, वे नोनिया लोगों को 1 मन सोरा हेतु 3 रुपए दिया करते थे, 3 रुपए दिया करते थे। तो एक तरफ जहां कंपनी की तरफ से बहुत ही कम रकम पैदा हो रही, बहुत ही कम रकम मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो 1 मन के लिए 3 रुपए मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में ये जो नोनिया लोग थे वो गुप्त रूप से ये जो व्यापारी थे जो 3 रुपए प्रति मन देते थे, उनको सोचना, ये जो सोरा था वो बेचने लगे थे। और इसी को क्या बोला गया? यहाँ पर नोनिया विद्रोह का नाम दिया गया, क्योंकि गुप्त रूप से बेचना, इसी को नोनिया विद्रोह की संज्ञा दी गई। इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को हुई तब उसने नोनिया लोगों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करके इसको समाप्त किया और इसी को नोनिया विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की बात करें तो प्रवर्तक कौन थे? अरब के अब्दुल वहाब। जबकि भारत में नेतृत्वकर्ता के रूप में देखें तो यूपी के सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया और पटना में देखें तो विलायत अली और इनायत अली ने इसका नेतृत्व किया। तो इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। तो वहाबी आंदोलन की बात करें तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन में वहाबी आंदोलन का भी भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन थे? अरब के अब्दुल वहाब। इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को आरंभ किया। भारत में देखें तो भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी इसके भारत में नेतृत्व करता थे। अब बरेलवी महोदय की बात करें, सैयद अहमद बरेलवी की, तो इनका जन्म 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली है, रायबरेली में हुआ था और इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना और अंग्रेजी कंपनी के द्वारा अधिकृत भारत को इन्होंने क्या बोला? दार उल हरब। लिख लीजिएगा, दार उल हरब। यानी कि ये कौन सा क्षेत्र था? बोले तो ब्रिटिश भारत क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिस पर ब्रिटिशों का नियंत्रण था उसे इन्होंने क्या बोला? दार उल हरब। और इन्होंने बोला कि इसको हमें क्या करना है? समाप्त करना है। दार उल हरब को समाप्त करना है और दार उल हरब को समाप्त करके दार उल इस्लाम को स्थापित करना है। किसको? दार उल इस्लाम को दारुल इस्लाम को यहां पर क्या करना है? स्थापित करना है। क्लियर है? ऐसी यहां पर शपथ ली गई। इन्होंने जो पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता ली और उनके सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। 1821 की बात करें, है ना,
1821 की बात करें तो 1821 में क्या हुआ, 1821 ईस्वी में ये क्या हुए, पटना आए। कब, 1821 ईस्वी में अहमद बरेलवी पटना आए, पटना का दौरा किया, जहां पर उनके संपर्क में विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये जो सभी लोग थे, ये सभी लोग इनके संपर्क में आए पटना में ही। और इसी के साथ पटना को क्या हुआ, ये जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। किसे, पटना को। ठीक है, प्रारंभ में वहाबी आंदोलन की बात करें तो प्रारंभ में वहाबी आंदोलन तो एक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बाद में क्या किया, बाद में आर्थिक एवं राजनैतिक रूप भी धारण कर लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नीलहे साहबों, है ना, नीलहे साहबों, जमींदारों और साहूकारों के बीच, है ना, साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तन हो गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुस्लिम कृषकों ने, जितने भी वहाँ सिख जमींदार थे, उनके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया। सैयद अहमद से प्रेरित होकर तीतू मीर जो थे, वो धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उसके बाद बात करें कब, 1853 ईस्वी की, 1853 ईस्वी की। तो 1853 ईस्वी में अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सितना गई। सितना, है ना, सितना जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, तो अंग्रेजी सेना वहां पर वहाबियों के दमन के लिए गई, जहां पर उन्हें पराजय की मुंह देखनी पड़ी, है ना, जहां पर अंग्रेज पराजित हो गए। फिर 1858 ईस्वी की बात करें, 1858 ईस्वी की बात करें तो 1858 ईस्वी में पुनः अंग्रेजी सेना को सितना भेजा गया, जिसने वहाबियों को जाकर वहां पराजित किया, है ना, वहाबियों को पराजित कर वहां से भगा दिया। पटना में देखें तो पटना में वहाबी आंदोलन का, पटना में जो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता थे वो कौन थे, विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, तो प्रश्न के रूप में यह पूछा जा सकता है, पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली और इनायत अली के द्वारा किया गया। इनायत अली की बात करें, है ना, यहां पर इनायत अली की बात करें तो ये दक्षिण भारत में हैदराबाद को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, कौन, इनायत अली। इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को, और साथ ही साथ विलायत अली की बात करें तो विलायत अली ने क्या किया कि विलायत अली ने उत्तर पश्चिम में जो सितना था उसको अपना केंद्र बनाया था। और 1844 ईस्वी में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर में गिरफ्तार करके इन्हें पटना भेज दिया गया। उसके बाद बात करें 1851-52 में, ठीक है, 1851-52 में, तो 1851-52 की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, 1851-52 में ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में गए, जहां ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह में वहाबी आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। विलायत अली और इनायत अली की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला, नाम लिख लीजिएगा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया। उसने क्या किया, 1861 ईस्वी में, है ना, जो अब्दुल्ला थे, इन्होंने 1861 ईस्वी में मलक्का को अपना गढ़ बनाया। 1864 ईस्वी में नेविल चेम्बरलिन ने वहाबियों के नेता जो थे अब्दुल्ला, उनको हराकर पोर्ट ब्लेयर के जेल में भेज दिया गया।
वहाबी आंदोलन के जो अन्य नेता थे, अन्य नेता में बात करें तो मुबारक अली थे, इब्राहिम मंडल थे, है ना, मोहम्मद इस्माइल थे, आमिर खान थे, इन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1868-69 आते आते वहाबी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त सी हो गई और आंदोलन जो था वो शिथिल पड़ गया। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि वहाबी आंदोलन जिसका उदय धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, परंतु यह आगे चलकर क्या हो गया, राजनैतिक आंदोलन बन गया। यह भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने और साथ ही साथ देश को स्वाधीन बनाने के लिए भारतीयों का विद्रोह था। वस्तुतः यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ठीक है, वहाबी आंदोलन क्लियर है। चलिए उसके बाद अंतिम यहां पर देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लोटा विद्रोह। और लोटा विद्रोह की बात करें तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ और मुख्यतः जो मुजफ्फरपुर के जेल थे उनमें जो कैदी थे, कैदियों के द्वारा किया गया। तो इसकी अगर चर्चा करें तो 1857 की जो क्रांति थी उससे एक वर्ष पूर्व ही 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। ठीक है, अंग्रेजी शोषण और अत्याचार इतने बड़े स्तर पर हुए जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को लोटा विद्रोह का नाम दिया गया। लोटा विद्रोह का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय की बात करें तो कैदियों को, जो जेल में कैदी थे, उनको जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अचानक से ऐसा निर्णय लिया कि इन्हें पीतल का लोटा ना देकर इन्हें मिट्टी का लोटा दिया जाए। ठीक है, पीतल का लोटा ना देकर मिट्टी का लोटा दिया जाए और ऐसा प्रारंभ भी कर दिया गया। इसलिए कैदियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, है ना, कैदियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और विद्रोह जो था, है ना, विद्रोह जो था ये जेल के बाहर भी फैलने की आशंका होने लगी, जिसे देखकर अंग्रेजों ने पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया था। तो इसकी बात करें तो ये कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, और मुख्यतः मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उनके द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई हो, सबका आप साथ में नोट्स भी बनाते हुए चले। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत भी इससे प्रश्न मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।